जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल लर्न विद कंसेप्ट। बच्चों आ गए हम बच्चों आपके लिए लेके चैप्टर 2 क्लास 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 3 लेके बच्चों। इसके हम पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। आप उन दोनों पार्ट्स को देखने के बाद ही पार्ट 3 पे आए। हमने बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पूरा खत्म कर लिया है। कुछ उनके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को खत्म कर लिया है। नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट थ्री में इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़ाना की लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 3 ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। अच्छा, पीएच का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है। और आपको एक और चीज़ बता दें, कल हम आपके साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था पीएच स्केल, जिसकी रीडिंग 0 to 14 थी। 0 से लेके 14 की रीडिंग थी, बीच में न्यूट्रल 7 था। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ आएंगे तो H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी बच्चों। जितना ज़्यादा लेसर वैल्यू उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब बच्चों हम 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। यहाँ बच्चों H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी और हम इस तरफ बढ़ेंगे और OH- की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। यानी कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी। 7 से आगे के लिए जितनी ज़्यादा वैल्यू जाएगी 7 के बाद उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 7 के लिए बच्चों हमारा होता है ब्लड और प्योर वाटर। चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि हम रोज़ हमारे एवरीडे लाइफ में देख रहे होते हैं, जो कि पीएच से रिलेटेड एग्जाम्पल्स होते हैं। आप ये तो समझ गए होंगे कि 0 के हम जितने पास जाएंगे पीएच स्केल में उतना स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, उतने ही H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगी। और जितना हम 14 के पास जाएंगे यानी कि 14 की तरफ बढ़ेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, उतनी ज़्यादा OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। क्या होता है बच्चों हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच का यूज़। पीएच कैसे, अब बच्चों हमारी बॉडी की अगर हम बात करें कि हमारी जो बॉडी होती है वो एक रेंज ऑफ पीएच में वर्क करती है। जैसे हम देखें बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच है वो 7 से 7.8 होता है बच्चों। और जो हमारे मतलब देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में कभी कभी रेन होती है, अगर उसका पीएच मान लीजिए बच्चों 5.5 से कम हो जाता है तो हम उस रेन को एसिड रेन कहते हैं। और मैंने आपको बताया बॉडी का टेम्परेचर कितना चलता है 7 से 7.8, यानी इस पीएच पे हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है। और बच्चों इसको रब करके हम आपको अच्छे से सारी चीज़ें लिखवा देते हैं। इसको रब कर देते हैं और सारी चीज़ें आपको 1 by 1 डिस्कस कराते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से आपको हर एक चीज़ डिस्कस कराते हैं। आपको मतलब आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने के बाद सारे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच क्लियर हो जाएगा एवरीडे लाइफ का एकदम अच्छे तरीके से, और जो भी हम पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से ही क्लियर होगा। क्या है जो हमारी जो बॉडी होती है वो 7 से 7.8 के पीएच पे वर्क करती है। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों एक नैरो रेंज ऑफ पीएच पे काम करते हैं। नैरो रेंज ऑफ पीएच पे ही सरवाइव करते हैं। आपको थोड़ा एसिड रेन के बारे में बता दें। एसिड रेन क्या होती है बच्चों, जब रेन का पीएच लेस देन 5.5 हो जाता है, पीएच लेस देन 5 जब रेन का हो जाता है तो हम बच्चों उसको कहते हैं एसिड रेन 5.5। अच्छा, जब ये वाली रेन
वाटर में जाकर मिलेगी। अब देखिए बच्चों, वाटर के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रह रहा है, फिश रह रहा है, फ्रॉग रह रहा है और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं। अगर ये एसिड रेन होगी 5.5 से लेसर पीएच वाली, तो क्या होगा बच्चों, ये एसिड रेन जो है वाटर में, रिवर वाटर में जाकर मिल जाएगी, पॉन्ड्स में जाकर मिलेगी। और जब ये पॉन्ड्स और रिवर वाटर में जाकर मिलेगी तो वो रिवर वाटर को एसिडिक कर देगी, ये एसिड रेन। और जब ये एसिड रेन उस वाटर को एसिडिक कर देगी स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे जो लाइफ है प्रेजेंट, यानी कि फिशेस, फ्रॉग्स और अदर एक्वेटिक एनिमल्स बच्चों, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उन सबकी डेथ हो जाएगी बच्चों, वो सारे किल हो जाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एसिडिक पीएच आ जाएगा। और मैंने बताया बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एलयू का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर्वाइव नैरो रेंज ऑफ पीएच पे ही वो सर्वाइव करते हैं। यानी कि एक बहुत, मैंने आपको बताया ह्यूमन बॉडी का 7 से 7.8 और अदर ऑर्गेनिज्म भी लगभग इसी पीएच पे वर्क करते हैं। इससे हम अगर कम और ज़्यादा कर देंगे पीएच, तो वहाँ पे किलिंग हो जाती है। जैसे कि एसिड रेन के केस में किलिंग ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ये आपके एनसीईआरटी में बच्चों दिया हुआ है, आप इसको नोट कीजिए। फिर अपन थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें। और बच्चों अगर 5.6 से कम हो जाता है ना, तो जो एक्वेटिक लाइफ है उनका किलिंग भी हो जाता है और उनको सर्वाइव करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। अब आपको आगे बताते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर आपको और आगे ले चलते हैं। आपने बच्चों एक चीज़ सुनी होगी कि हमारे हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कई बहुत सारे प्लानिट हैं, उनमें से एक प्लानिट है वीनस। आपने उसके बारे में सुना होगा, वीनस के बारे में। जो वीनस है ना बच्चों, उसके एटमॉस्फेयर में एक थिक वाइटिश येलोइश लेयर प्रेजेंट होती है एसिड की। यानी कई प्लानिट्स में तो बच्चों एटमॉस्फेयर में ही गैसेस एसिडिक पीएच की गैसेस होती हैं वहाँ पे। तो वीनस में तो है ही बच्चों कि जो एटमॉस्फेयर है वहाँ एक थिक लेयर ऑफ गैस प्रेजेंट होती है, वो एसिडिक होती है। यानी वहाँ की एटमॉस्फेयर का पीएच कैसा होता है? एसिडिक होता है। चलिए बच्चों अब डिस्कस करते हैं पीएच रोल इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है पीएच का, इसको स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को तो ये पता ही होगा, या नहीं पता है तो इसको समझ लीजिए कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, हमारा जो डाइजेशन चल रहा है फूड का हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ही फूड स्टोमक के अंदर पहुंचता है इंजेशन के बाद, तो क्या होता है, स्टोमक में बहुत सारी लो पीएच वाली गैस, लो पीएच की एसिड्स रिलीज होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होती है हमारे स्टोमक में, जिसका पीएच बहुत कम होता है। तो एसिड रिलीज होती है, लेकिन हमारा स्टोमक हार्म नहीं होता है, वो डाइजेशन के लिए रिलीज होती है और फिर वहीं पे वो ख़त्म हो जाती है। अगर बच्चों वो जो एसिड स्टोमक के अंदर रिलीज हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर वो ज़्यादा रिलीज होगी तो क्या होगा बच्चों, एसिडिटी हो जाएगी। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी ये डिस्कस किया था, अगर एसिडिटी होती है तो हम बेस यूज़ करते हैं, बेस की ईटिंग कर लेते हैं, बेस को ड्रिंक कर लेते हैं, जिससे कि वो एसिडिटी को हम न्यूट्रलाइज कर सकें। अच्छा बच्चों, आपने इंजेशन भी सुना होगा, कभी कभी क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाता है लोगों को। क्या हो जाता है? इंडाइजेशन। अब इंडाइजेशन का केस क्या है स्टूडेंट्स? इंडाइजेशन में मोर HCl रिलीज हो जाती है, मोर HCl रिलीज। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब ये चीज़ हो जाती है इंडाइजेशन, तो हम एंटा एसिड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? एंटा एसिड। और एक एंटा एसिड जो कि हम नॉर्मली जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंटा एसिड जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर सके, मोर HCl अमाउंट जो रिलीज हुआ है जिसके कारण हमें इंडाइजेशन हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए बच्चों हम एक एंटा एसिड यूज़ करते हैं जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि व्हाट इज एंटा एसिड, आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताना पड़ेगा। इसका केमिकल फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपने आपके घर में भी देखा होगा, एक पिंक कलर की सिरप रखी होती है जिस पे लिखा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो बच्चों एक एंटा एसिड होती है जो कि इंडाइजेशन को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर रही होती है। तो ये तो था बच्चों पीएच का रोल इन आवर डाइजेशन। स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक में HCl रिलीज। इतना नोट कीजिए बच्चों आप, फिर अपन अगले डेली लाइफ के एग्जाम्पल पे चलते हैं पीएच के।
आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसको रब करते हैं। नहीं किया हो तो यूट्यूब पे पॉज का बटन है, उसको क्लिक कीजिए और यूट्यूब वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं, इसी में आगे क्या डिस्कस करना है वो देख लेते हैं। ये जो टूथ डेके को डिस्कस करना है, टूथ डेके। अच्छा आपने बच्चों सुना होगा हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज एनामल। एनामल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो कि हमारे टीथ में होता है। इसको बच्चों हम किसी भी तरीके से इसको मतलब ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, नॉट डिजॉल्व इन वाटर। और ये बच्चों हार्डेस्ट है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, नॉट डिजॉल्व इन वाटर, नॉट डिजॉल्व इन वाटर। और तो और बच्चों ये जो है इनामल वो बच्चों कैसे भी ये बेकार नहीं हो सकता। और इनामल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी भी है स्टूडेंट, और इसका केमिकल फार्मूला होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम हेक्सा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या था, कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए बच्चों और उसको अपन छोड़ते हैं। एनामल बता रहे थे हम। एनामल होता है कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। और ये जो है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये वाटर में भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों ये कोरूड ज़रूर हो जाते हैं, कोरूड हो जाते हैं यानी कि बेकार हो जाते हैं। टूथ डेके होने लगता है, कब होने लगता है स्टूडेंट्स, जब क्या होता है अपना माउथ का पीएच, माउथ पीएच अगर स्टूडेंट लेस देन 5.5 चला गया ना तो फिर टूथ डेके शुरू हो जाता है, यानी इनेमल कोरोड होने लगता है, कोरोड होने लगता है और टूथ डेके स्टार्ट हो जाता है अगर पीएच लेस देन 5.5 चला गया। अब बच्चों पीएच लेस देन 5 कैसे चलेगा, मान लीजिए बच्चों कि हमने रात को फूड खाया, हम खाना खा के रात को सो गए। अब हम जब खाना खा के रात को सो गए तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो उस फूड पे अपनी रिएक्शन कर रहे होते हैं ना, उसके साथ रिएक्शन करने लगते हैं। तो वो फूड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो एसिड रिलीज कर रहे होते हैं। क्या रिलीज कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, एसिड रिलीज कर रहे होते हैं। तो जो भी फूड हमने खाया वो हमारे टीथ में ऐसा एसिड बन जाता है, जो फूड के पार्टिकल्स रह जाते हैं वो एसिड बनने लगते हैं माउथ के अंदर। तो इस तरीके से वो एसिडिक पीएच क्रिएट करने लगते हैं। अगर ये एसिडिक पीएच 5.5 से कम चला गया, जो कि फूड पार्टिकल्स और अदर चीज़ और शुगर्स के बैक्टीरिया जो शुगर के साथ रिएक्शन कर रहा है और बैक्टीरिया जो कि फूड के साथ रिएक्ट कर रहा है या उनको डिकम्पोज कर रहा है, तो वो एसिड रिलीज कर रहा है यानी पीएच को लोअर कर रहा है। अगर वो 5.5 से कम कर देगा तो टूथ डेके होने लगता है स्टूडेंट्स। तो ये कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो माउथ का बैक्टीरिया करता है, माउथ बैक्टीरिया प्रोड्यूस, बैक्टीरिया जो है वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है शुगर और फूड को। अच्छा, टूथ डेके को प्रिवेंट करने का एक ही रेमेडी है, वो है कि हम रेगुलरली क्लीन करें अपने टीथ को विद द हेल्प ऑफ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो होते हैं ना बच्चों बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या हुआ, रात को खाना खाया, बैक्टीरिया ने उसके साथ रिएक्शन करी, उस खाने के साथ रिएक्शन करी और फूड और शुगर थी उसको उसने एसिड में कन्वर्ट कर दिया। सुबह हम उठे, हमने हमारे टूथपेस्ट के साथ क्या कर लिया, ब्रश कर लिया, तो टूथपेस्ट जो था वो बेस था, तो क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, सॉल्ट बनता है। तो ये जो था वो बेस था और रात में जो खाना खा के बना था वो एसिड था। तो इस तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और फिर से मतलब टूथ डेके नहीं होता। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे तो टूथ डेके स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको इससे आगे ले चलते हैं। अच्छा बच्चों एक और चीज़ का एग्जाम्पल है इस टूथ डेके को। अच्छा बच्चों आपको कभी हनी बी ने बीट किया है क्या, किसी भी बी ने बीट किया है, बाइट किया है क्या आपको, किसी भी बी ने, किसी भी मधुमक्खी वगैरह ने आपको कभी काटा है? जब वो काटती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, जलन मचने लगती है ना, दर्द होने लगता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, बर्निंग पेन स्टार्ट होने लगता है, जलन भी होने लगती है। जब हमको मधुमक्खी काट लेती है तो जलन भी होने लगती है। तो बी बाइटिंग, हम पढ़ना है बी बाइटिंग। क्या होता है बच्चों बी के स्टिंग में, बी के स्टिंग में ऐसा क्या होता है कि हमको जलन होने लगती है। अच्छा, जो बी स्टिंग होता है ना बच्चों, उसके अंदर एक एसिड होती है जिसका नाम है मीथेनोइक एसिड,
जब वो हमको बाइट कर लेती है तो ये मीथेनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। और जब ये मीथेनोइक एसिड बच्चों जाएगी अंदर, मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी का पीएच कितना है, 7 से 7.8। जब ये हमारी बॉडी के अंदर ये एसिड जाएगी, पीएच को डिस्टर्ब कर देगी, तो हमारी बॉडी के अंदर हमें बर्निंग पेन स्टार्ट हो जाएगा। और इस बर्निंग पेन को हम ख़त्म करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, बेस को रब करते हैं। किसको रब करते हैं? बेस रब ऑन एरिया वेयर बी बाइट। जहाँ पे बी बाइट कर लेती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस से रब करना स्टार्ट होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे बी ने काट लिया मुझे, तो यहाँ मुझे पेन होने लगेगा, बर्निंग, तो मैं क्या करूँगा, बेकिंग सोडा या फिर और किसी बेस को लूँगा और यहाँ पे रब करना स्टार्ट कर दूँगा। मेनली बेसिक बेकिंग सोडा को ही करते हैं, तो रब करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या हो सके कि ये जो बर्निंग है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। मैं वीडियो को वर्किंग देख लेता हूँ। हाँ बच्चों, वीडियो वर्क कर रही है, तो आपको ये वाला भी क्लियर हुआ होगा कि बी जब बाइट करती है तो हमारी बॉडी के अंदर मीथेनोइक एसिड चली जाती है, जो कि हमारे बॉडी के पीएच को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे हमें बर्निंग पेन स्टार्ट हो जाता है। बर्निंग पेन मतलब जलन प्लस दर्द होने लगता है। और ये होने से बच्चों क्या होता है, बर्निंग पेन से फिर हम प्रिवेंशन के लिए जो है बेस का रब करने लगते हैं उस एरिया पे। अब बच्चों एक और लास्ट एग्जांपल है, एक नेटल पेड़ करके होता है। नेटल एक प्लांट होता है, नेटल एक ट्री है, जिसकी बच्चों लीव्स पे कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें स्टिंग होता है। जिनमें क्या होता है, स्टिंग होता है। नेटल एक प्लांट है जिसकी लीव्स में स्टिंग प्रेजेंट होता है। अगर हमने एक्सीडेंटली उनकी नेटल प्लांट की लीफ को टच कर लिया, एक ऐसा नेचुरल प्लांट है जिसके अंदर स्टिंग होता है, एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो बच्चों जो नेटल प्लांट है ना, उसकी लीव्स पे हेयर प्रोजेक्शंस होते हैं, उन हेयर प्रोजेक्शंस में स्टिंग होता है। तो जैसे अगर हमने एक्सीडेंटली, कभी हमको पता नहीं कि नेटल का प्लांट है, हमने उसको पकड़ लिया, तो क्या होगा बच्चों, उसकी मीथेनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी, फिर से वो बर्निंग पेन स्टार्ट कर देगी बॉडी के अंदर। तो उसी नेटल प्लांट के पीछे एक डॉग प्लांट प्रेजेंट होता है। कौन सा प्लांट प्रेजेंट होता है? डॉग प्लांट, जिसकी लीफ हम तोड़ के उस एरिया पर रब करने लगेंगे जहाँ पे हमको नेटल प्लांट का एक्सीडेंटल टच हुआ था उस लीफ का, तो उसको रब कर देंगे, तब भी वो एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसका रिएक्शन फिनिश हो जाएगा बच्चों। तो नेटल एंड डॉग प्लांट का भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेटल प्लांट वाला भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें बच्चे चलना है नेचुरल रिसोर्स, किसी के आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपको वो नोट करा देते हैं। नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे लिखते हैं एसिड। अच्छा, आपने विनेगार का नाम सुना होगा। विनेगार में पता है बच्चों आपको कौन सी एसिड मिलती है? एसिटिक एसिड मिलती है, एसिटिक एसिड। अच्छा, आपने टैमारिंड सुना होगा बच्चों, इमली आपने सुना होगा, टैमारिंड जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। उसमें बच्चों टारटरिक एसिड प्रेजेंट होती है, टारटरिक एसिड, इसलिए वो खट्टी होती है। हमने शुरू में ही देखा था, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। अच्छा, आपने विनेगार देखा होगा, टैमारिंड, इमली को देखा होगा, और आपने कौन सा देखा है? आपने देखा होगा बच्चों कर्ड, आपने देखा होगा घर पे दही होता है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होती है। तो मैं ऐसे नेचुरल रिसोर्स बता रहा हूँ जिसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होती है इसके अंदर। और आपने देखा होगा कि घर पे हमारे और क्या होता है, ऑरेंज और लेमन। हाँ, ऑरेंज का अच्छा याद हो गया, ऑरेंज भी एक ऐसा फ्रूट है जो कि खट्टा होता है, टेस्ट में सोर, तो उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है। लेमन भी खट्टा होता है, तो उसके अंदर भी बच्चों सिट्रिक एसिड ही प्रेजेंट होती है। मिल्क का मैंने आपको बता ही दिया, कर्ड के अंदर लैक्टिक होती है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक, लेमन के अंदर सिट्रिक, टैमरिंड के अंदर टार्टरिक, विनेगार के अंदर एसिटिक एसिड। और बच्चों हम नेटल प्लांट का आपको बता ही चुके हैं, मिथेनोइक एसिड है। एंट के स्टिंग में, चींटियों के स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड ही प्रेजेंट होती है। बस ये बच्चों आप नोट कर लीजिए, ये आपको फिलअप मैचअप में आ सकते हैं कि कौन किसके पास कौन सी एसिड होती है। लेमन का मैंने आपको बता दिया सिट्रिक एसिड होती है, ऑरेंज का बता दिया कि सिट्रिक एसिड होती है। एक और आप लिख लीजिए टोमेटो का, इसको रब कर देते हैं और टोमेटो का लिखवा देते हैं। आपने इसको नोट कर ही लिया होगा और आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये टेबल। टोमेटो के अंदर बच्चों जो होती है वो होती है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। जो आपको लग रहा हो सर ने लेमन का नहीं लिखवाया, तो लेमन का भी आपके लिए लिख देते हैं, जिसमें होती है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट, सिट्रिक
एसिड, ये बच्चों प्रेजेंट होते हैं, इनको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला है बच्चों, फिर हमें सॉल्ट पे जाना है। आपने स्टूडेंट्स इनको नोट कर लिया होगा, इनको रब करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसिड। आपको ये भी पता चल गया, आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चों कि बताइए नेचुरल रिसोर्स ऑफ एसिटिक एसिड क्या है, या विनेगार में कौन सी एसिड होती है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। टैमारिंड में कौन सी एसिड होती है, टोमेटो में कौन सी एसिड होती है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं सॉल्ट्स की तरफ। हमारा अब बच्चों जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज सॉल्ट्स। एसिड्स पढ़ चुके, बेसिस पढ़ चुके, अब आते हैं सॉल्ट। अच्छा, आपको सॉल्ट का तो पता ही है, आपको कैसे बनता है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से बनता है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से बनता है। और बच्चों आपको बता दूं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग को एस टी लिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल, सॉल्ट बनेगा जो कि न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर हमने स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड ले ली और वीक बेस ले ली तो बच्चों सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन वो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि इसमें एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, तो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। और अगर बच्चों हमने वीक एसिड ले ली, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अगर ले लिया तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा बेसिक सॉल्ट। यानी हमें एक अच्छा न्यूट्रल सॉल्ट अगर बनाना है तो हमें स्टूडेंट्स एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की। तो हमारा बच्चा जो NaCl सॉल्ट होता है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के ही रिएक्शन से बना होता है, जो कि कॉमन सॉल्ट भी होता है। इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स और आपको आगे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं सॉल्ट्स के लिए। अच्छा, हम जो हमारे घर पे सॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं, हमारा जो घर का नमक होता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो होता है NaCl। कौन सा सॉल्ट होता है अच्छा, NaCl, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। कॉमन सॉल्ट होता है स्टूडेंट्स NaCl, जो हम घर में सब्जी वगैरह हम डाल रहे होते हैं। ये बनता है बच्चों एक स्ट्रॉन्ग बेस प्लस एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन से बनता है NaCl। इसको हम कॉमन सॉल्ट भी कह रहे होते हैं। 10 रुपये की पैकेट में ये आ रहा होता है ना, और टाटा वगैरह के और भी महंगे आते हैं, तो कंपनी वाइज ये है। तो ये इस रिएक्शन से बन रहा होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से, इसीलिए ये एक कॉमन सॉल्ट है, इसको हम घर में यूज़ करते हैं हमारे। अब इसमें बच्चों और ज़्यादा थोड़ा डीप में डिस्कस कर लें। अगर मान लीजिए इस सॉल्ट में, इस NaCl में स्टूडेंट्स अगर थोड़ी सी मतलब हम देखें कि इसका सोर्स कहाँ है, एक तो ये रिएक्शन से प्रोड्यूस कर लें। हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो ओशियंस हैं बड़े बड़े, उन्हें हम बोलते हैं कि सॉल्टी ओशियंस है, इनका पानी खारा होता है। क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि उनमें NaCl की प्रेजेंस होती है, इसलिए कहते हैं। और गांधी जी ने दांडी मार्च जब की थी, आप अपनी स्ट्रीम पढ़ेंगे क्लास 10th की, गांधी जी ने दांडी मार्च की थी, सॉल्ट लॉ को उन्होंने एबोलिश किया था। तो उन्होंने क्या किया था, ओशियन में जाकर सॉल्ट को प्रोड्यूस किया था, वाटर को बॉयल करने के बाद उन्होंने NaCl प्रोड्यूस किया था। अब बच्चों क्या होता है, ओशियन से NaCl तो बनता ही है, लेकिन अगर ओशियंस में NaCl प्रेजेंट है विथ इम्प्यूरिटीज़ के साथ प्रेजेंट है तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है, और उस NaCl को हम कहते हैं बच्चों रॉक सॉल्ट। क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट। ज़्यादातर ये रॉक सॉल्ट आपको ओशियंस में नहीं मिला, ये बनता है बच्चों वहाँ पे जहाँ पे बहुत पुराने पहले बहुत सालों पहले एक रिवर हुआ करती थी। अब वो रिवर ड्राई हो गई है पूरी तरीके से, तो वहाँ आपको रॉक सॉल्ट मिलेगा। ये रॉक सॉल्ट बच्चों एकदम कोल की जैसा माइन होती है, कोल निकल रहा होता है, वैसे ही इस रॉक सॉल्ट को भी हम माइन से निकालते हैं। उसका फॉर्मूला तो NaCl ही होता है, लेकिन उसमें इम्प्यूरिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, और इम्प्यूरिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, उसका कलर ब्राउन होता है। किसका, रॉक सॉल्ट का। यहाँ पे आपको लिखवा भी देते हैं रॉक सॉल्ट हैविंग इम्प्यूरिटीज़, और इसको माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है, क्योंकि ये ऐसी रिवर्स में होता है जहाँ जो कि बहुत सालों पहले थी और अब तो ड्राई अप हो गई हैं, और वो नीचे बहुत ज़्यादा नीचे पहुँच गई हैं, उनके ऊपर लेयरिंग हो गई है सॉइल की। तो हम उनको माइनिंग के थ्रू इस रॉक सॉल्ट को निकाल रहे होते हैं। ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का है ना, काला नमक वगैरह जो बोलते हैं वो यही है रॉक सॉल्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ें। ब्राउन कलर का आता है ये सॉल्ट, सेंधा नमक वगैरह जो है वो शायद यही होता है रॉक सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स इसमें आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं
कि NaCl का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अब पता है बच्चों आपको ये NaCl जो है ये सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, इसका हम अदर चीज़ों के प्रोडक्शन में भी यूज़ करेंगे। ये कॉमन सॉल्ट तो है ही, लेकिन हम इसका अदर चीज़ के अदर सॉल्ट्स के प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। कौन कौन से सॉल्ट होते हैं अदर? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सभी सॉल्ट के प्रोडक्शन में हम NaCl का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। देखें कैसे, एक रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, एक हम एक एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं NaCl का, इसमें 2 एनोड कैथोड ले लेते हैं। ये NaCl का सॉल्यूशन हो गया, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, यानी इसके अंदर NaCl भी है और वाटर भी है। एक्वस सॉल्यूशन यही होता है। इसको हमने कनेक्ट करके रखा है एक पॉजिटिव एन से और इस वाले को कनेक्ट करके रखा है नेगेटिव से। ये है एनोड, ये है कैथोड ना स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, करंट को फ्लो कराया। क्या हुआ कि ये NaCl जो है वो टूट जाएगा किस किस में, Na प्लस Cl माइनस में, और जो वाटर है बच्चों वो टूटेगा H प्लस OH माइनस में। वाटर टूट जाएगा स्टूडेंट्स OH माइनस में। क्या होगा, जो माइनस माइनस वाले हैं वो प्लस प्लस पे आने लगेंगे, यानी कि यहाँ पे OH माइनस और कौन आने लगेगा, Cl माइनस पॉजिटिव पे, और जो नेगेटिव पे आने लगेंगे वो है Na प्लस H प्लस। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, हम आपको बता दें, यहाँ प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस, जो कि यहाँ से बाहर निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी क्लोरीन गैस। क्या प्रोड्यूस होगी, क्लोरीन। और आपको हम इसका रिएक्शन ही बताए थे, आप इतना नोट कीजिए कि क्या हुआ, जैसे ही करंट को पास किया गया तो जो NaCl था एक्वस सॉल्यूशन वो Na प्लस Cl माइनस में टूट गया, और जो वाटर था वो H प्लस और OH माइनस में टूट गया ऑन द पासिंग ऑफ करंट थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब बच्चों इसकी रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होगा इसकी रिएक्शन में। इसको रब कर दें, डिस्कस करते हैं रिएक्शन क्या होगा। अच्छा, आपको पता है बच्चों क्या क्या आयन बन रहे थे हमारे, उसको लिख लेते हैं। फिर NaCl था, साथ में वाटर था। क्या होगा स्टूडेंट, देखिए NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस बन जाएगा हाइड्रोजन और बन जाएगी क्लोरीन। ये 3 चीज़ें हमारे पास बन के आएंगी स्टूडेंट्स। इसको बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, यहाँ एक Na है, यहाँ पे एक Na है। सोडियम बैलेंस, मेटल बैलेंस से आते हैं नॉन मेटल पे। क्लोरीन नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 है प्रोडक्ट में, यहाँ पे एक ही है, तो हम यहाँ पे 2 यूज़ कर देंगे। अब जहाँ हमने 2 यूज़ किया तो यहाँ पे 2 सोडियम हो गए। फिर से हम मेटल को बैलेंस करेंगे, 2 सोडियम, तो यहाँ पे भी 2 सोडियम ही करने पड़ेंगे। 2 सोडियम यहाँ, 2 सोडियम यहाँ। फिर नॉन मेटल क्लोरीन बैलेंस। फिर नॉन मेटल में चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 + 2 4 हाइड्रोजन हो रहा है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो रहा है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 4 हाइड्रोजन हो रहा है। इन 4 हाइड्रोजन को करने के लिए हम यहाँ पे लगा लेंगे 2, तो हमारा हाइड्रोजन भी बच्चों बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2, बैलेंस है बच्चों रिएक्शन। जब भी हम NaCl का मैं कह रहा था ना बच्चों और चीज़ों के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, तो देखिए बच्चों किसको बनाने में यूज़ हो गया, NaOH को बनाने में यूज़ हो गया बच्चों। किसको बनाने में यूज़ हो गया, NaOH को बनाने में यूज़ हो गया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, और मतलब इसी तरीके से इसका हम यूज़ अलग अलग चीज़ों के प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। किसका, कॉमन सॉल्ट का, NaCl का। अच्छा देखिए वहाँ पे हमने जो रिएक्शन है पीछे करी थी बैटरी लगा कर, वहाँ पे हमें क्या क्या मिला, हाइड्रोजन मिली। हाइड्रोजन को हम बच्चों एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। क्लोरीन एक तरीके से डिसइंफेक्टेंट यूज़ होती है, डिसइंफेक्टेंट। तो बच्चों आप देखिए NaCl का कितने में यूज़ हो गया, डिसइंफेक्टेंट में हो गई। और NaOH के खुद एक बेस की तरह बहुत सारे यूज़ हैं, तो कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो गई। हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह यूज़ हो गया, क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट की तरह, NaOH के खुद अपने अलग अलग यूजेस हैं। तो आप देख सकते हैं कॉमन सॉल्ट का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अब बच्चों एक और आपको बता दें, इसी से मिलता जुलता एक और चीज़ है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। आपकी बुक में सॉल्ट्स में एक दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर। NaCl हमने डिस्कस कर लिया, एक दिया है ब्लीचिंग पाउडर, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लें कि बच्चों जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है,
उसको हम स्टूडेंट्स ब्राइन भी कह रहे होते हैं, ब्राइन। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na इज कॉल्ड ब्राइन। अच्छा, मैं कह रहा था ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा था। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताते हैं बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर का आपको यूजेस तो पता ही है। वो किसी भी चीज़ के कलर को, उसके नॉर्मल कलर को हटा कर वो किसी और कलर में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को, जैसे किसी का कलर ग्रीन है, किसी का कलर रेड है, अगर हमें उसे वाइट कलर में लाना है तो हम उस पर ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन करा देते हैं, तो वो वाइट हो जाता है, उसका कलर उड़ जाता है। तो ब्लीचिंग कैसे बनेगा वो ब्लीचिंग पाउडर, उसको डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, सिलेक्ट लाइम है, क्या है स्टूडेंट, सिलेक्ट लाइम है। इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ नहीं, क्लोरीन के साथ करा देंगे स्टूडेंट्स। तो हमारा बनेगा CaOCl का होल ट्वाइस CaOCl2 बन जाएगा। ये चीज़ें बच्चों बनेगी, और ये जो है बच्चों वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसके मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिए। किसी का भी कलर निकालना हो आपको, ब्लू कलर का हो चाहे वो रेड कलर का हो, उसको अगर वाइट कलर में चेंज करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, तो वो वाइट में चेंज हो जाता है। और आपको क्या बताना था, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं ज़रा बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, कितने कैल्शियम, 2 कैल्शियम। पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 कैल्शियम, लेकिन यहाँ पे एक ही कैल्शियम है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 कैल्शियम बैलेंस। अच्छा बच्चों आगे देखते हैं, यहाँ पे आप चलते हैं नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ 2, 2 और 2 4 और 2 6 क्लोरीन हो रहा है स्टूडेंट्स। कितने क्लोरीन हो रहा है, 6 क्लोरीन हो रहा है। अच्छा, मैं थोड़े इसके प्रोडक्ट को थोड़ा सा क्या किया है, प्रोडक्ट में थोड़ी सी कैल्शियम क्लोराइड बनता है स्टूडेंट, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे कैल्शियम, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, अब बैलेंस करते हैं। फर्स्टली मेटल को बैलेंस करते हैं, कैल्शियम 2, एक कैल्शियम यहाँ, एक कैल्शियम यहाँ, 2 कैल्शियम हो गए, कैल्शियम बैलेंस। चलते हैं नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल क्लोरीन है, 2 क्लोरीन यहाँ हो रहा है और 2 क्लोरीन यहाँ हो रहा है, 2 क्लोरीन ये हो रहा है, 2 क्लोरीन ये हो रहा है, तो 4 क्लोरीन, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 क्लोरीन। कितने क्लोरीन हो गए, 4 क्लोरीन, क्लोरीन भी बैलेंस। अब चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। सॉरी बच्चों, हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन 2, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, 2 × 2 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा, बैलेंस। ऑक्सीजन 2 थी तो ऑक्सीजन 2 ही है, बैलेंस। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई स्टूडेंट, और आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर की। और बच्चों कुछ ब्लीचिंग के आप इसको नोट कर लीजिए, फिर रब कर देते हैं। आपने स्टूडेंट्स इसको नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। इसकी कुछ हम मेन एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो एप्लीकेशन इसकी है रिमूविंग कलर ऑफ कॉटन और लेनिन, जो कि यूज़ हो रहा होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो उनके कलर को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ हो रहा होता है। रिमूवल ऑफ कलर, किसी भी चीज़ का रिमूवल ऑफ कलर में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हो रहा होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज़ हो रहा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह स्टूडेंट्स इसका यूज़ हो रहा होता है इन इंडस्ट्रीज़। और स्टूडेंट्स इसका जो थर्ड यूज़ है वो होता है बच्चों एज आ ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए। मेक ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री है ना, बैक्टीरिया से फ्री बनाने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को भी इसका यूज़ किया जाता है। और स्टूडेंट्स रिमूवल ऑफ कलर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इंडस्ट्रीज में, और मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स यानी बैक्टीरियाज और अदर इन्फेक्टियस एजेंट से वाटर को फ्री बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे पार्ट 4 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, जिसमें बाकी सॉल्ट को डिस्कस करा देंगे, लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस 2-3 सॉल्ट और रह गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे।
आपको बच्चा जितना हमने आज पढ़ाया आपको इतना समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को स्टूडेंट सपोर्ट करें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद स्टूडेंट्स।